दिसंबर 2000 प्रयागराज के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस। रात के करीब 2 बजे पुलिस अंधेरे को काट रही थी क्योंकि मिट्टी में कुछ ऐसा दबा हुआ था जो अगले कुछ पलों में पूरे इंडिया को हिला देने वाला था। ये लोग खुदाई कर ही रहे थे कि एक ऑफिसर ने जमीन पर झुककर कुछ अजीब नोटिस किया। मिट्टी के अंदर से एक इंसानी हड्डी का एक टुकड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। पहले पुलिस को लगा शायद ये किसी पुरानी जानवर की हड्डी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो खोदते गए फिर उन्हें एक दूसरी हड्डी भी मिली, फिर तीसरी और उसके बाद एक इंसानी सर की खोपड़ी। उस रात वहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स को अभी तक ये पता नहीं था कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, एक ऐसे आदमी का घर है जो इंसान तो छोड़ो हैवान से भी बदतर है, जो लोगों को सिर्फ मारता नहीं है बल्कि उसकी हैवानियत उनको मारने के बाद ही शुरू होती है। पहले वो उनको जलाता है, फिर पकाता है और फिर उनके कंकालों को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक इंसान 14 खोपड़ियां संभाल कर क्यों रखेगा? सर, यहाँ और भी है। पुलिस को फार्म हाउस के अंदर से एक पुरानी डायरी मिली और उस डायरी में प्रॉपर शेड्स में कुछ नाम लिखे थे, इवन डेट्स और टाइमिंग भी लिखी हुई थी और हर नाम के सामने कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, जैसे कोई लिस्ट कंप्लीट की गई हो, जैसे किसी ने अपने शिकारियों का रिकॉर्ड संभाल कर रखा हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज कभी डायरी थी ही नहीं। सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी मुखौटे के पीछे एक ऐसा शख्स जो उस घर का ओनर था, राजा कुलेंदर। एक आदमी जो पुलिस के सामने अभी तक तो बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और ना ही कोई घबराहट, जैसे उसी किसी बात का डर ही नहीं हो। बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि पुलिस को क्या मिलने वाला है। सोचिए, अगर कोई आदमी इतना हॉरिफाइंग क्राइम छुपा रहा हो और उसे किसी का डर भी नहीं हो, क्या उसे ये नहीं पता कि अगर झूठ को तुम कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा। पुलिस राजा कुलेंदर से पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असली खेल तो भी शुरू होने वाला था। आगे जाकर जो स्टेटमेंट्स राजा कुलेंदर ने दिए उसने पुलिस के होश ही उड़ा दिए। उसने पुलिस को इंटरोगेशन में धीमी आवाज में बोला, डायरी खोलो, सब मिल जाएगा। बस इतना कहते ही वो कोई इमोशन नहीं देखा था। अब जब ऑफिसर्स फार्म हाउस में कोर्टयार्ड की तरफ बढ़े तो उन्हें समझ आया कि ये आदमी कोई नॉर्मल किलर नहीं है। इवन राजा कुलेंदर के पड़ोसियों ने तो ये तक कह दिया था कि वो कोई साइको वाइको नहीं है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे, यहाँ तक कि उसकी एक फैमिली भी थी, बीवी थे, बच्चे थे। दिन में वो एक आम इंसान लगता था, लेकिन रात होते ही वो एक ऐसा रूप ले लेता था जो काली रात से भी काली थी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि शायद उसके आसपास रहने वाले लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उनके बीच एक ऐसा साइकोपैथ मौजूद है जो उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। पुलिस को अभी तक सिर्फ खोपड़ियां ही मिली थी, तो सवाल आखिर यही है कि अगर खोपड़ियां यहाँ है तो बाकी की बॉडीज कहाँ है? लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में राजा कुलेंदर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला है जहाँ दबे हुए थे कुछ ऐसे राज जो सिर्फ मर्डर नहीं थे बल्कि इंसानी माइंडसेट का सबसे हॉरिफाइंग रूप था। प्रयागराज या उस वक्त का इलाहाबाद, एक पुराना शहर जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। सुबह न्यूज़पेपर स्टॉल खुलते थे, लोकल रिपोर्ट्स चाय के साथ हेडलाइन डिस्कस करते थे और लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी थे कि उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर से थोड़ा ही दूर एक फार्म हाउस में कुछ इतना भयानक होने वाला था जो इस शहर के साथ साथ पूरे इंडिया को भी शॉक कर देने वाला था। उस वक्त लोकल जर्नलिज्म डेंजरस तो थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, और ऐसे ही एक जर्नलिस्ट था धीरेन्द्र सिंह, बस एक सिंपल इंसान जो स्टोरीज के पीछे सच ढूंढता था। उसके फ्रेंड्स कहते थे धीरेन्द्र ज्यादा सोचता नहीं था, बस सच के पीछे निकलने पड़ता था। अगर कोई इलीगल काम की खबर मिल जाती तो वो चैन से नहीं बैठता था, वो तब तक उसका पीछा करता जब तक उसको सॉल्व नहीं करता। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन उसकी जिंदगी की लास्ट इन्वेस्टिगेशन बन जाएगी। रिपोर्ट्स आ रहे थे, कमर्शियल गार्डियंस गायब हो रहे थे, ड्राइवर्स लापता हो रहे थे, कुछ व्हीकल्स तो कभी रिकवर ही नहीं हुए, और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, राजा। बस राजा। कोई उसके बारे में बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आ रहा होता था या घर से निकलता था तो लोग एक दूसरे को इशारे देते, उस आदमी से दूर रहना, वो खतरनाक है, उसके फार्म हाउस कभी मत जाना। लेकिन डर की बात तो ये थी कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था। अब इस आदमी के बारे में इतने रूमर्स थे, वो ओपनली सोसाइटी में घूम रहा था, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे, फैमिली उसकी थी, बच्चे थे, उसकी चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। एग्जैक्टली वो उस टाइप का आदमी था जिसे देखकर पुलिस भी पहली नजर में शक नहीं करती। पर राजा कुलेंदर सिटी से ज्यादातर दूर ही रहता था, मेजा के एक इलाके जहाँ पर खाली जमीनें थी, टूटी हुई सड़कें और उनके बीच एक फार्म हाउस। दिन में वो जगह ऑलमोस्ट
पीसफुल लगती थी, लेकिन रात में सिर्फ हवा की आवाजें और एक अजीब सा प्रेशर, जैसे अंधेरा खुद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों ने बाद में पुलिस को ये भी बताया कि रात को वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आती थी, कभी कभी रात को जलने की स्मेल, लेकिन हमने कभी जाकर ये नहीं देखा कि एग्जैक्टली वो चीज जल क्या रही थी, क्योंकि सबको लगता था कि किसी और का पंप हाउस है और हो सकता है यहाँ पर कोई रबर जला रहा हो, उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन राजा कुलिंदर का यही घमंड उसको साथ ले डूबी। 14 दिसंबर 2000 रात के करीब 1 बजे धीरेन्द्र सिंह को एक कॉल आता है, जो कि लैंडलाइन कॉल थी, जो धीरेन्द्र से मिलकर उन्हें कुछ बताना चाहता है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि रात को वो कोई स्टोरी कवर करने जा रहे हो या किसी सोर्स से मिलने जा रहे हो, और शायद इसीलिए उसके घर वालों को टेंशन नहीं थी। वो बस घर से निकलता है जैसे हर रोज निकलता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से वो मिलने जा रहा है वो ऑलरेडी उसके लिए एक जगह तैयार कर चुका है, और पुलिस को अभी तक ये पता नहीं था कि कुछ दिन बाद उन्हें एक डायरी मिलेगी जिसमें सिर्फ नाम नहीं लिख के होंगे, बल्कि मौतों का एक पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। वो बस एक मीटिंग के लिए गया था। उसने फैमिली को बस इतना बोला, एक मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और फिर वो अंधेरे में ऐसा खो गया कि अब वो कभी नहीं लौटेगा। थोड़ी देर में आने वाले धीरेन्द्र सिंह अभी तक घर नहीं लौटा था। सुबह होती है, उसके घर वाले इंतजार की घड़ी काट रहे थे, फिर दोपहर, और इसी पलों को काटते काटते अब शाम हो चुकी थी, लेकिन धीरेन्द्र वापस नहीं आया। अभी तक उसके घर वालों की उम्मीद नहीं टूटी थी। उनको लगा शायद किसी स्टोरी के चक्कर में बिजी होगा। जर्नलिस्ट के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक अजीब सा खौफ पड़ने लगा। उसका फोन ऑफ था, ऑफिस भी नहीं गया था, और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो इतने घंटों तक बिना किसी को इन्फॉर्म किए कभी भी गायब नहीं होता, खास करके जब वो कोई स्टोरी कवर करने जा रहा हो। लेकिन असली शौक तो तब लगा जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली। आखिरी कॉल एक लैंडलाइन से आई थी, और वो लैंडलाइन कॉल कहीं और से नहीं बल्कि राजा कुलिंदर की फार्म हाउस से आई गई थी। उस वक्त तक राजा ऑफिशियली कोई सस्पेक्ट नहीं था, बस एक लोकल आदमी जिसके कुछ पॉलिटिकल लिंक्स थे और काफी शांत और रिस्पेक्टेबल आदमी था। लेकिन धीरेन्द्र के मिसिंग होने के बाद सबसे पहला नाम उसी का ही सामने आया। पुलिस ने राजा से क्वेश्चनिंग की और उसका बिहेवियर उन ऑफिसर्स को इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि यूजुअली जब किसी मिसिंग जर्नलिस्ट का नाम आता है या कोई मिसिंग पर्सन होता है तो लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन राजा वो मुस्कुरा रहा था जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे वो अभी भी फार्म हाउस में ही बैठा हो। उसने कामली कहा, हाँ धीरेन्द्र आया था, काम की बात हुई, फिर वो चला गया। उसने बस इतना बोला, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी गुस्से के, जैसे वो ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर होके आया हो। लेकिन अगर धीरेन्द्र वहां गया था तो वो आखिर घर क्यों नहीं पहुंचा? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर पुलिस को एक डिस्टर्बिंग चीज पता चली। धीरेन्द्र का मोबाइल फोन गायब होने के 2 दिन बाद दोबारा एक्टिव हुआ, लेकिन लोकेशन इस बार भी वही थी जहां पर धीरेन्द्र का मोबाइल फोन 2 दिन पहले बंद हुआ था। मेजा फार्म हाउस एरिया, एग्जैक्टली वही इलाका जहां राजा का फार्म हाउस था। सर टावर पिंग सेम लोकेशन दिखा रहा है। उसके बाद ये सिर्फ मिसिंग पर्सन केस नहीं रहा। अब पुलिस को शक होने लगा था कि या तो राजा झूठ बोल रहा है या फिर फार्म हाउस के अंदर कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है। लेकिन स्टोरी यही डार्क नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चनिंग के दौरान पुलिस को पता चला राजा का नाम पहले भी कुछ मिसिंग ड्राइवर के रूमर में आ चुका था, जब कुछ कमर्शियल गाड़ियां चोरी हुई और कुछ ड्राइवर लापता हुए थे। लेकिन पुलिस को एक और पैटर्न मिलती है कि जब भी केस राजा कुलिंदर से जुड़ा होता था तो उस केस में कभी भी बॉडी नहीं मिलती थी, कभी भी कोई भी विटनेस सामने ही नहीं आता, जैसे लोग हवा में गायब हो रहे हो। और यही चीज इन्वेस्टिगेशन को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही थी कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है। लेकिन अगर ये कोइंसिडेंस नहीं था तो फिर कितने लोग ऑलरेडी उस फार्म हाउस तक जा चुके थे और कितने वापस नहीं आए। पुलिस ने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ शुरू की। उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उस फार्म हाउस पे रात को अजीब गाड़ियां आती थी, कभी लाउड आवाजें बजती थी तो कभी जलाने की स्मेल आती थी। लेकिन किसी ने ऑफिशियली कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि एक तो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे और दूसरे वो लोग गरीब थे और उन्हें राजा कुलिंदर से डर भी लगता था। एक पड़ोसी ने धीमी आवाज में पुलिस को कहा, हम सबको लगता था कुछ गलत है, पर किसी ने सोचा नहीं था इतना गलत। पुलिस ने दोबारा राजा को इंटरोगेट किया और उस बार उन्होंने उसके स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस किए। पहले वो कहता है धीरेन्द्र थोड़ी देर में चला गया था, फिर वो कहता है वो रात भर रुका था, फिर टाइमलाइन चेंज करता है।
लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। अब उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन था तो वो राजा कुलिंदर ही एक ऐसा साइकोपैथ जिसे डर नहीं लगता था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को तब पहली बार फील हुआ, शायद वो पहली बार एक ऐसे सस्पेक्ट के सामने नहीं बैठे थे, शायद वो किसी ऐसी आदमी के सामने बैठे थे जिसको कोई इमोशन फील ही नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम का कॉल आता है। सर, यहाँ पर कुछ क्लूज मिले हैं। एक फोरेंसिक क्लू ने पूरे इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। पुलिस को फार्म हाउस से लिंक एक ब्राउन कोट मिला जो कुछ ऑर्डिनरी कोट था, लेकिन जब फैमिली को दिखाया गया उन्होंने इंस्टेंटली पहचान लिया ये धीरेन्द्र का है। पुलिस को ऑलमोस्टली यकीन हो चुका था धीरेन्द्र फार्म हाउस तक तो गया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। और सबसे टेरिफाइंग सवाल, अगर धीरेन्द्र पहला विक्टिम नहीं था तो उसके पहले कितने लोग इस जगह से जिंदा बाहर नहीं निकले। पुलिस के पास कोई बॉडी नहीं थी और ना ही कोई विटनेस था, बस था तो एक ब्राउन ऑर्डिनरी कोट। और जिस आदमी पर शक जा रहा था वो इतना काम और चिल बैठा था जैसे उसे पता हो कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। इन्वेस्टिगेटर त्रिपाठी ने टेबल पर एक फोटो रखी। धीरेन्द्र सिंह, एक लोकल जर्नलिस्ट जो करप्शन और इलीगल व्हीकल रैकेट पर काम कर रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। उसकी फैमिली बार बार एक सवाल रिपीट कर रही थी, वो बिना बताए कभी नहीं जाता। और यही लाइन पुलिस के दिमाग में अटक गई, क्योंकि नॉर्मली मिसिंग लोग जब भी अपना फोन बंद कर देते हैं या किसी दोस्त को कांटेक्ट करते हैं तो कहीं न कहीं ट्रेस मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ तो जैसे आदमी हवा में गुल हो गया हो। अब पुलिस पर काफी प्रेशर आने लगा था। पुलिस ने धीरेन्द्र के लास्ट 48 घंटे की सारी रिकॉर्ड्स निकलवानी शुरू की कि धीरेन्द्र ने पिछले 48 घंटों में किस किस को क्या कॉल किए थे, किससे मीटिंग फिक्स थी। ऑलमोस्ट हर वो मोमेंट, हर वो टाइमलाइन जिससे पुलिस को कुछ सबूत मिल सकते हैं। और फिर उन डेटा में एक नंबर रिपीटेड सामने आया जिस पर पहले 48 घंटों में कई बार फोन किया गया था। वो एक लैंडलाइन नंबर था मेजा एरिया का। अब कोई भी लैंडलाइन हो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो लैंडलाइन राम निरंजन कॉल के नाम पर लोग उसे एक और नाम से भी जानते थे, राजा कुलिंदर। उस वक्त तक ये नाम ऑफिशियली किसी सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन लोकल पुलिस ऑफिसर का चेहरा सडनली चेंज हो गया, क्योंकि ये आदमी ऑलरेडी सस्पेशन रिपुटेशन रखता था जिस पर कोई एक एलिगेशन नहीं था बल्कि बहुत सारे एलिगेशन थे, जिसमें गाड़ियों की इलीगल डीलिंग, ड्राइवर को गायब कर देना और अजीब से अजीब पॉलिटिकल कनेक्शन। लेकिन कभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, ये सिर्फ एलिगेशन ही थे। वो हर जगह रिस्पेक्टेबल आदमी बनने की कोशिश करता था। पुलिस पहली बार राजा कुलिंदर के घर पहुंची और जो उन्होंने देखा वो किसी वांटेड क्रिमिनल जैसा नहीं था। वो नॉर्मल कपड़ों में बाहर आया, मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते साहब। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बोला उसकी कामनेस हमको डिस्टर्ब कर रही थी, जैसे वो मेंटली इंटरोगेशन ऑलरेडी रिहर्स कर चुका हो। त्रिपाठी ने सीधा सवाल पूछा, धीरेन्द्र सिंह को जानते हो? राजा हल्के से हंसा, वो तो एक जर्नलिस्ट है ना, मेरा दोस्त भी है, गाड़ियों के सिलसिले में मिलता रहता है। बिना हिचकिचाए एकदम परफेक्ट आंसर दिया, शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर पहला कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। राजा ने बोला वो रात को यहाँ से चला गया था, लेकिन फोन टावर रिकॉर्ड कुछ और ही कह रही थी। धीरेन्द्र का मोबाइल उसके गायब होने के बाद भी उसी एरिया में एक्टिव हुआ था, तो अगर धीरेन्द्र यहाँ आया था तो वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन अगर वो यहाँ से जा चुका है तो वो अभी तक ऑफिस या घर क्यों नहीं पहुँचा? अब जब पुलिस ने एग्जैक्ट टाइमिंग निकाली तो उन्हें एक और हॉरिफाइंग डिटेल मिली। लास्ट आउट गोइंग एक्टिविटी राजा के फार्म हाउस के आसपास ही हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली एक ऐसे दलदल में जाने वाली थी जिस दलदल से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। आसरा लिए बैठे धीरेन्द्र का परिवार अभी तक उसके आने की उम्मीद लिए बैठा था। पुलिस ने लोकल विलेजर से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे मानो हवा का रुख ही बदल गया हो। कुछ लोगों ने बोला रात का वो अजीब गाड़ियां अंदर जाती थी, तो कुछ ने कहा फार्म हाउस से कभी कभी जलने की ऐसी गंदी स्मेल आती थी मानो कोई पूरे दुनिया का कचरा लाकर यहीं पर जला रहा हो। और एक विटनेस ने तो ऐसी बात बोली जो बाद में इन्वेस्टिगेटर्स कभी भूल ही नहीं पाए। उस जगह से रात को अजीब आवाजें आती थी, पर फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो चुप हो जाती थी। पुलिस को अब कंफर्म हो चुका था ये नॉर्मल मर्डर केस कभी है ही नहीं, यहाँ कुछ और ही छुपा हुआ है, कुछ ज्यादा ही भयानक। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक और प्रॉब्लम सामने आई। लोकल लोग ऑफिशियली स्टेटमेंट देने से डर रहे थे
क्योंकि राजा सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं था, उसके पॉलिटिकल लिंक्स थे, इन्फ्लुएंस था, कनेक्शंस थे और छोटे शहरों में लोग अक्सर पुलिस से ज्यादा पावरफुल लोगों से डरते हैं। यही वजह थी कि इन्वेस्टिगेशन स्लो चल रही थी और इसी डिले ने किलर को और भी भयानक बना दिया। फिर फोरेंसिक टीम ने एक छोटी सी क्लू नोटिस की। धीरेन्द्र का मिसिंग टाइमलाइन और एक पुराना अनरिजॉल्व्ड केस में एक सिमिलरिटी थी। उसमें सेम पैटर्न फॉलो किया गया था, जिसमें विक्टिम गायब था और गायब होने से पहले उसे गाड़ियों की डील करवाते हुए देखा गया था। उसके बाद बिल्कुल खामोशी से वो गायब हो गया। वो तो ना घर गया, ना ऑफिस गया, ना ही उसने कोई कॉल की और ना ही उसकी बॉडी मिली। पुलिस ने अब पुराने फाइल्स को खोलना शुरू कर दिया था और तब एक नाम दोबारा सामने आने लगा, मनोज कुमार सिंह, एक और जर्नलिस्ट। वो भी गायब था, ना कोई क्लू, ना कोई सबूत और ना कोई लाश। लेकिन एक चीज जो वो पुलिस के लिए छोड़ गया था वो था कनेक्शन राजा कुलेंद्र के साथ। अब इन्वेस्टिगेटर को समझ आने लगा था कि वो और भी बुरा फंसने वाले हैं। शायद वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें एक और विक्टिम भी ऐड हो चुका था। शायद वो एक सीरियल पैटर्न के सामने खड़े थे। उस रात त्रिपाठी ने अपनी टीम को सिर्फ एक लाइन बोली, अगर हम लेट हुए तो या तो ये सबूत मिटा देगा या फिर कोई और गायब हो जाएगा। और पुलिस ने डिसाइड किया अब सीधा पंप हाउस जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे उनका इंतजार क्या कर रहा है। अब पुलिस के सामने एक ऐसा मॉन्स्टर बैठा था जो सोसाइटी के बीचों बीच रहता था, लोगों को हंसाता था, मेहमानों को चाय पिलाता था और फिर रात होते ही वो अपना असली रूप ले लेता था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो एग्रेसिव होता है सबसे डेंजरस वो होता है जो आपको सेफ फील करवाता है, और राजा एग्जैक्टली वैसा ही था। पुलिस इंटरव्यूज में एक चीज बार बार रिपीट हुई, वो बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने वालों के लिए ये एक वार्निंग साइन था, क्योंकि नॉर्मली जब किसी आदमी पर मर्डर का शक होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उसे डर लगता है, पसीना आता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन राजा वो इन्वेस्टिगेटर्स को जब भी देखता है वो हंसता है, और ये चीज ऑफिसर्स को मेंटली अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि क्या कोई इंसान इतना कम हो सकता है अगर उसके अंदर गिल्ट हो। फिर पुलिस ने उसका पर्सनल लाइफ भी देखना शुरू कर दिया था। राजा जब भी किसी को मारता उसकी बॉडी को डिसमेंटल करता था, कपड़ों को अलग करता था और खोपड़ियों को अलग करता था, उन्हें वो प्रिजर्व करता जैसे वो कोई ट्रॉफीज जीत रहा हो। सीरियल ओफेंडर अक्सर अपने क्राइम को मेंटली रिलाइव करता है, या तो वो विक्टिम का कोई फोटो रख लेता है या कोई ज्वेलरी, या फिर वो कोई फोटो ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पुलिस ने जैसे ही थोड़ी और छानबीन की उन्हें इंसानों की खोपड़ियां मिली। लेकिन राजा एक अजीब किस्म का साइकोपैथ था। उसका बिलीफ सिस्टम भी कुछ ऐसा था कि उसने अपने बच्चों के नाम अदालत, जमानत, आंदोलन रखे थे। पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। राजा सिस्टम को मजाक समझ रहा था, जैसे उसे लगता हो कि कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन राजा लोगों को इतने टाइम से मार रहा था कि वो उसके लिए अब एक खेल बन चुका था। लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं था कि पंप हाउस का एग्जीबिशन इस केस को इंडिया का सबसे हॉरिफाइंग केस में कन्वर्ट करने वाला है। पंप हाउस देखने में बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता था। उसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। पंप हाउस के अंदर कुछ कुत्ते थे, पुराना कोर्टयार्ड और फॉल सेफ्टी। अगर कोई भी आदमी दिन में यहाँ से गुजरता तो उसे लगता कि शायद ये कोई नॉर्मल जगह है। लेकिन अब पुलिस को एक क्लू मिलती है कि जमीन का एक हिस्सा खोद के वापस से भरा गया था, जैसे जमीन में कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो। अब पूरा टीम वहाँ पर इकट्ठा होता है और वो खुदाई स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उन्होंने थोड़ी खुदाई की और जमीन को खोदना शुरू कर दिया, पहली देर तक तो उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गीली मिट्टी। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। फिर थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर की शोवल किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराई। सब रुक गया। ऑफिसर्स नीचे झुके और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगे। उसके बाद पूरी खामोशी छा गई, मानो किसी ऑफिसर के मुंह में जबान ही नहीं हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर से निकला था एक इंसानी खोपड़ी। एक सेकंड के लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हवा धीमी रफ्तार में चल रही थी और इन्वेस्टिगेटर को सडनली रियलाइज हुआ कि ये केस उनके सोच से भी परे है। अब उन्होंने उस खोपड़ी को बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद फिर खुदाई स्टार्ट हो गई। उन्होंने थोड़ी और खुदाई की और दूसरी खोपड़ी भी मिल गई, फिर तीसरी, और फिर उन्होंने इतनी कॉपियां निकाली कि मानो उनको अब गिनना ही पड़ेगा। ऑफिसर काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1
2, 3, 4 और ऐसे करते करते उनकी गिनती 14 खोपड़ियों पर जाकर रुक गई थी। ये दर्शाती है कि एक इंसान कितना घिनौना अपराध कर सकता है। और यहाँ तो जैसे जमीन के नीचे पूरी कलेक्शन ही बनाई गई हो। लेकिन फोरेंसिक टीम ने नोटिस किया कि एक स्कल अननेचुरली कंडीशन में थी। अनशार्प कट मार्क्स थे, कुछ पर उबालने के निशान, जैसे किसी ने इंटेंशनली मांस को रिमूव कर दिया हो। ऑफिशियली कैनाबोलिज्म तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फोरेंसिक एटमॉस्फेयर इतना डिस्टर्बिंग था कि इन्वेस्टिगेटर्स मेंटली टूटने लगे थे। क्योंकि अब सवाल किसी को सिर्फ मारने का नहीं था, सवाल ये था कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा। एक लोकल ने एलिजिडली क्लेम किया कि राजा कुछ स्कल्स को पेंट करता था, उन्हें पेड़ों पर लटकाता और कभी कभी रात में उनके सामने बैठा रहता था। पुलिस ऑफिशियली सब तो वेरीफाई नहीं कर पाई, लेकिन उस जगह एक अजीब सी घुटन थी, मानो किसी ने हवा में कुछ मिला दिया हो। अब स्कल्स तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन उनकी शनाख्त करना उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आपको याद हो तो पुलिस को एक डायरी मिली थी राजा की, जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे थे। अब जब इतनी सारी कॉपियां मिल चुकी थी और पुलिस के पास और उनकी कोई भी शनाख्त नहीं थी, तो पुलिस वापस से राजा के पास आती है, उसे इंटरोगेशन रूम में बिठाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब है कौन। तो राजा एलिजिडली इंटरोगेशन में एक बात बोलता है जो बाद में जाकर हेडलाइंस भी बन गई थी। उसने बोला, मेरी डायरी उठाओ, सब मिल जाएगा। और ये चीज ऑफिसर को साइकोलॉजिकली हिला रही थी, क्योंकि यूजुअली कोई भी अगर क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो उसको हमेशा छुपाने की ही कोशिश करता है, लेकिन राजा ने कभी भी उसे छुपाया नहीं। पुलिस को खोपड़ियों के साथ साथ राजा के फार्म हाउस से कुछ खून के सने कपड़े भी मिले, कुछ शार्प वेपन्स, कुछ रस्सियां, जलने के निशान और एक ब्राउन कोट। सडनली पुराने अनसॉल्व्ड केस दोबारा जिंदा हो गए और पुलिस को समझ आ गया कि शायद ये किलिंग सालों से चल रही थी। विटनेसेस धीरे धीरे सामने आने लगे। एक आदमी ने क्लेम किया कि एक दिन मैंने अपने आंखों से खुद देखा था कि एक ड्राइवर अंदर जा रहा था, लेकिन उसे बाद में मैंने कभी नहीं देखा। डर सिर्फ मर्डर का नहीं था, डर उस इंसान से था जो उनके बीच रह रहा था। पुलिस इंटरोगेटर्स ने बाद में ये भी क्लेम किया कि उनमें से कुछ ऑफिसर्स अभी भी रात को ठीक से सो नहीं पाते। शायद ये आदमी सालों तक सोसाइटी के बीच रह रहा था और किसी को उसका असली चेहरा नजर नहीं आया। अब तक पुलिस के पास इनफ एविडेंस था कि राजा कुलिंदर को सिर्फ सस्पेक्ट नहीं, सेंट्रल फिगर माना जा सके। फार्म हाउस से स्कल मिल चुकी थी और डायरी भी मिल चुकी थी। विक्टिम के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहे थे और अब सबसे इम्पोर्टेंट बैटल शुरू होने वाला था। फाइनल इंटरोगेशन शुरू होती है। इंटरोगेशन रूम काफी छोटा था। एक टेबल था, 2 कुर्सियां थी और एक ट्यूब लाइट जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। उस टेबल के एक साइड राजा कुलिंदर था और दूसरी साइड इंटरोगेशन ऑफिसर। राजा काफी शांत नजर आ रहा था, जैसे वो किसी इंटरव्यू के लिए आया हो। फिर ऑफिसर त्रिपाठी ने उसके सामने वो डायरी रखी। ये क्या है? राजा ने डायरी देखी और मुस्कुराया। उसने धीरे से कामली टोन में कहा, लिखा हुआ रिकॉर्ड है, दिख नहीं रहा क्या अंधे? ऑफिसर त्रिपाठी ने उसे डायरेक्टली कंफर्म किया कि 14 स्कल्स मिले हैं फार्म हाउस से। विक्टिम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में थे, कॉल रिकॉर्ड्स तुम्हारी लोकेशन दिखा रही है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन राजा अभी भी काम बैठा हुआ था और ऑफिसर त्रिपाठी को देख रहा था, बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट बना के, जैसे वो उन्हें स्टडी कर रहा हो। ऑफिसर त्रिपाठी ने इंटरोगेशन का प्रेशर बढ़ा दिया। विटनेस स्टेटमेंट टेबल पर रखे गए, जिसमें गाड़ियों की चोरी, मिसिंग जर्नलिस्ट और उसके फार्म हाउस से रिकवर कोट और 14 इंसानी खोपड़ियां। राजा ने अपनी इमोशन थोड़ी सी चेंज कर दिए, लेकिन ऑफिसर त्रिपाठी के लिए ये इनफ था। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया। राजा ने एलिजिबली थोड़ा आगे होते हुए पुलिस ऑफिसर के कान में कहा, आपको सच चाहिए? फार्म हाउस दोबारा देखी, मानो जैसे वो ऑफिसर त्रिपाठी के दिमाग को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। इंटरोगेशन घंटों तक चलती रही, कभी गुस्सा, कभी खामोशी, कभी डर, बट राजा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। इवन विक्टिम के नाम सुनकर भी उसे कोई गिल नहीं हो रहा था, कोई दुख नहीं हो रहा था। अब ऑफिसर त्रिपाठी एकदम चुप बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, एकदम शांत। और ऑफिसर त्रिपाठी की ये खामोशी राजा के लिए एक डर का कारण साबित होता है। वो टेबल पर अपने हाथ रखकर थोड़ा आगे होता है और धीमी आवाज में कहता है, कानून सबूत मांगता है। जैसे उसने इस पूरे सिस्टम का रट्टा मार लिया हो, जैसे वो सालों से इसी मोमेंट का
वेट कर रहा हो। इलाहाबाद पुलिस को अभी तक ये तो समझ आ चुका था कि वो एक सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मिसिंग जर्नलिस्ट की कहानी नहीं है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो दूसरे इंसानों के बीच में रहता है, उन्हें समझता है, उनका भरोसा जीतता है। राजा कमर्शियली गाड़ियों का एक इलीगल रैकेट चला रहा था, कुछ ड्राइवर्स को जाल में फंसाता, गाड़ियां डिसमेंटल करता, ब्लैक मार्केट में पार्ट्स बेचता और जो भी बीच में आता उनको हमेशा के लिए खत्म कर देता। लेकिन बात कभी पैसे की थी ही नहीं। तो फिर 14 इंसानी सर क्यों? राजा बस उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता, क्योंकि इससे उसी को वो सुरूर मिलता, वो किक मिलता जो उसे बाकी चीजों में कभी नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी इंसानी दिमाग इतने अंधेरे में चला जाता है कि वो कभी उजाला देख ही नहीं पाता। 25 साल बाद 2025 कोर्ट ने फाइनली राजा कुलिंदर को लाइफ इम्प्रिजमेंट सुना दी और उम्र कैद एक और कंफर्मेशन। लेकिन सच का सबसे डेंजरस हिस्सा ये नहीं था कि वो किलर था, सबसे डेंजरस हिस्सा था कि वो नॉर्मल लगता था, लोगों से बातचीत करता, उन्हें हंसाता। और 14 खोपड़ियां तो सिर्फ मिली है, बाकी पता नहीं उसने कितने और मर्डर्स किए होंगे जिनके सर तो क्या नाम भी पता नहीं है। अब ऑफिशियली केस क्लोज हो चुका, कोर्ट ने सजा सुना दी थी, फाइल सील हो गए, एविडेंस आर्चीव में चले गए और राजा कुलिंदर अभी जेल के दरवाजों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन कुछ केस कोर्ट रूम में खत्म नहीं होते, वो सिर्फ पब्लिक की नजरों में गायब हो जाते हैं। अभी भी प्रयागराज के मेजा इलाके में कुछ पुराने लोग रात होने के बाद उस फार्म हाउस के नाम लेने से भी डरते हैं। कुछ कहते हैं पुलिस को वहाँ जितनी खोपड़ियां मिली शायद कहानी उससे भी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि डायरी में कुछ लिख के नाम कभी भी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हो सके। और वही सवाल 25 साल बाद भी हवा में लटका हुआ है, क्या पुलिस को उसके सारे विक्टिम्स कभी मिले ही नहीं? कितने लोगों ने सिर्फ उसको एक नॉर्मल बिजनेस मीटिंग समझा और कितने लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया? मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और वो कभी नहीं लौटे। ये सिर्फ एक मर्डर केस की स्टोरी नहीं है, ये विश्वास की टूटने की स्टोरी है, एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, जो हंसाता है, लोगों के बीच में उनसे मिलजुल कर रहता है और फिर रात के अंधेरे में वो गायब हो जाता है। याद रखो, हर इंसान हमेशा मॉन्स्टर नहीं होता, पर कुछ मॉन्स्टर इंसान जरूर होते हैं।